चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उप सहसंयोजी यौगिक क्या है, ठीक है, और इसे किस प्रकार के यौगिक के नाम से और जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों समझना है जो उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, इसे संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों? इसे संकुल यौगिक, ठीक है, संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसे और किस नाम से जाना जाता है? संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। किसको? उप सहसंयोजी यौगिक को। हो गया। ये जो बच्चों उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, ठीक है, यह लगभग जटिल लवण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसे कहना है संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं बच्चों जटिल लवण के बनाते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? हम ये कह सकते हैं जटिल लवण के तरीके से कार्य करते हैं, या फिर ये जटिल आयन बनाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये किस प्रकार के आयन बनाते हैं? जटिल आयनों का निर्माण करते हैं। किसका बच्चों? जटिल आयनों का निर्माण करते हैं। कौन? उप सहसंयोजी यौगिक यानी कि संकुल यौगिक क्या करते हैं? जटिल आयनों का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब इसके जो उप सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं, इसके पहले चर्चा हो चुका है बच्चों। उप सहसंयोजी जो यौगिक है ना, इसे बात करते हैं क्या? उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी यौगिक अर्थात क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बच्चों इसका नाम बनाने के लिए, इसे जानने के लिए हमें दो चीजों को जानना बहुत ही क्या है, सख्त आवश्यकता है। किसकी? किसको जानना जरूरी है प्यारे बच्चों? उप सहसंयोजी यौगिक को जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, इसको हम लोग जान लेते हैं ना। क्या जानना जरूरी है वो समझिए। जानना जरूरी है कि केंद्रीय परमाणु कौन होता है? केंद्रीय परमाणु कौन होता है, और लिगेंड क्या होते हैं, और क्या लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जानना जरूरी क्या है, लिगेंड क्या है और केंद्रीय परमाणु क्या है। ठीक, तो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के द्वारा ही क्या होता है बच्चों? उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। समझ पा रहे हो? उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? केंद्रीय परमाणु और लिगेंड की सहायता से बने होते हैं। जो केंद्रीय परमाणु होता है वो कौन होता है? केंद्रीय परमाणु कौन होता है? कौन होता है? जिसके आसपास लिगेंड उपस्थित। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, ठीक है, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों? केंद्रीय परमाणु के जैसा व्यवहार करते हैं। कौन? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो लगभग आपको कौन कौन हो सकते हैं, कुछ पता है? डी ब्लॉक के तत्वों को जानते हैं आप? जैसे केंद्रीय परमाणु बच्चों आ जाएगा फेरस, कोबाल्ट ना, जिंक, निकल, Ni और मैग्नीज, Cr, क्रोमियम, Cu, कॉपर, ये सब जो होते हैं क्या? केंद्रीय परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, और केंद्रीय परमाणु होते हैं। हो गया बच्चों। अब बात हम करेंगे किसकी? लिगेंड। किसकी बात करेंगे? तो जो लिगेंड होता है, लिगेंड को बच्चों आप लोगों को हमने बताया था कि लिगेंड को 3 कैटेगरी में रखा गया है ना। लिगेंड को कितने कैटेगरी में रखा गया है?
3 कैटेगरी में कौन कौन, ध्यान से समझिएगा। पहला बच्चों कौन, ऋणायन है, ऋणायन लिगेंड। दूसरा कौन सा, धनात्मक लिगेंड। क्लियर है? हेलो, हाँ का मत पूछा, बस सहेली में लिया तो पूछ लिया ना, दिखाइए। ऋणायन लिगेंड और कौन, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऋणात्मक लिगेंड, और कौन, धनात्मक लिगेंड, और कौन बच्चों, उदासीन लिगेंड। बतिया को बाबू समझना है आपको, क्योंकि ये सब लिगेंड अगर आपको आते रहेंगे तो एकदम आराम से प्यारे बच्चों इसका IUPAC नाम कर लेंगे, उपसंयोजी यौगिक को बारे में आप बता पाएंगे। ठीक है, नाम लिखने के लिए बहुत ही सख्त आवश्यकता आपको क्या है, जो ऋणायन लिगेंड है, धनायन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो इसमें जो लिगेंड होते हैं उनका नाम क्या लिखा जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऋणायन लिगेंड। ठीक है, जिसपे क्या होता है, ऋण चार्ज होता है ना, जिसपे ऋण चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे बच्चों Cl आ गया, इसमें माइनस चार्ज होता है। इसके कैटेगरी के जितने, जैसे मान लो क्या क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं ना, तो ये सब क्या है बाबू, ऋणायन लिगेंड है। और इनका नाम जब लिखा जाएगा तो इसमें ईडो जोड़ दिया जाएगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइडो, लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो ना, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, फ्लोरीन को फ्लोराइडो, आयोडीन को आयोडाइडो, ठीक है, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो के नाम से जाना जाता है। तो क्लोरीन को किस नाम से जानेंगे बाबू, क्लोराइडो ना, ठीक है। और F को क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो। इसी तरीके से बच्चों हम लोग लिखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? नोट करते चले अच्छे से। तो फ्लोरीन को क्या, फ्लोराइडो, आयोडीन को क्या, आयोडाइडो, ब्रोमीन को क्या, ब्रोमाइडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नाम लिखते चलेंगे, आपको एकदम स्पष्ट होता चलेगा। और लिगेंड और केंद्रीय परमाणु आ रहा है, मतलब आप पूरा एकदम आराम से इसका IUPAC नाम बना लेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, ऋणायन वाले जो हैं उनको लिख लेंगे। अगर O रहेगा तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो। O रहेगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, O-2 है तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो। ठीक है, हम ऋणायन वाला सब लिखवा दे रहे हैं आपको, एकदम आराम से नोट करते चलिए। कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, एकदम रिलैक्स होकर के आप क्या करिए, लिगेंड की जो ऋणायन लिगेंड है उनका नाम एकदम आराम से लिख लीजिए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। धनायन लिगेंड बहुत कम होते हैं, उदासीन लिगेंड भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही सब होते हैं। इनका नाम जान लीजिए और कौन कौन सा आयन होगा ये जान लीजिए, आप एकदम आराम से बना लेंगे नाम। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्या, O का क्या होगा, ऑक्सो। और आगे लिखिए NH3 का लिखिए एमिडो, NH3 NH2 होता है ना, NH2 आयन का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एमिडो। NH2 आयन का लिख लेना एमिडो। जब IUPAC नंबर लिखेंगे ना तो लिगेंड के रूप में एमिडो लिखेंगे ना कि एमीन लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और लिख लो बच्चों, N का लिख लो नाइट्राइडो। N पे अगर 3 आयन है, N पे कौन सा आयन है बच्चों, अगर 3 आयन है मतलब N पे -3 आयन होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। क्या, नाइट्राइडो। लिखते चलिए बच्चों ध्यान से एकदम सब कुछ। ये जितना मैं अभी लिखवा रहा हूँ सब क्या है, ऋणात्मक लिगेंड को लिखवा रहा हूँ, धनात्मक अभी एक भी नहीं लिखा गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना। अब इसके बाद आगे लिखिएगा, आगे बच्चों लिख लो, क्या लिखोगे, अगला वाला लिख लो कार्बोनेटो। कार्बोनेटो कौन होगा, CO3-2 आयन। इसका नाम क्या होगा, कार्बोनेटो।
नेटो। इसके बाद आप लिख लो C2O4 ऑक्सीलेटो, C2O4 - 2N, इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ऐसे आराम से लिखते चले जाओ, ऑक्सीलेटो। SO4 का लिख लो सल्फेटो, SO4 का -2N होता है, इसका क्या होगा? सल्फेटो। एकदम लिखते चलो, क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फेटो। NO3 का लिख लो, यहीं पर लिखा जाए, यही वाला आयोडीन वाला ही है ना। NO3 का क्या लिखोगे? -1 होता है, नाइट्रो। क्या क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? नाइट्रेटो। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेटो। देखो इसका IPSC नाम बनाने के लिए ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इन सब का IPSC नाम बनाना है तो आप लोगों को ये जो चीजें हम लिखवा रहे हैं आना चाहिए, नहीं तो आप एक भी IPSC नाम इसका बना नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? अब आप लोग लिख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला SO3 का लिख लो सल्फाइटो, SO3 का लिख लीजिए SO3 - 2N का लिख लो सल्फाइटो। सल्फेटो, इसका क्या होगा? सल्फाइटो, सल्फाइटो। आराम से लिखते चलिए, बिना बात किए साथी से बच्चों नोट करते चलो। हो गया? अगला लिखो NO2 का लिख लो नाइट्रेटो, NO2- का लिख लो नाइट्रेटो। क्या नहीं, नाइट्रेटो नहीं, क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। एकदम अच्छे से नोट करते चलो, एक एक पॉइंट। नाइट्राइटो। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों एक चीज और लिख लो, ClO3 का लिख लीजिए, ClO3 का लिख लीजिए क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? क्या इसका होता है? क्लोराइडो किसका होगा? Cl का ना, इसका क्या होगा? ClO3 का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो क्लोराइडो किसका हो रहा है? Cl का, तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरेटो। क्या हो जाएगा? क्लोरेटो। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं वो कौन सा लिगेंड है? ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक, कौन से लिगेंड है? और धनात्मक जो लिगेंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर भी एक आध दो धनात्मक लिगेंड जो है हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसको क्या करिए? नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए जो धनात्मक लिगेंड होते हैं इनको हम यहीं पे एक आध दो लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं इसको समझना है। ठीक है, धनात्मक लिगेंड में बच्चों क्या आ जाएगा? सुन लीजिए, K+ आयन होता है। ठीक है, K+ आयन। लेकिन ये जो होता है ना, ये क्या करता है? ऋणात्मक संकुल की जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे ना। ठीक है, NH4 आयन, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सब बहुत नाम मात्र यूज होते हैं IPSC नाम में। यूज क्या होगा? देखो इधर उदासीन वाला यूज होगा और आपका कौन यूज होगा? ऋणात्मक वाला यूज होगा। ठीक, तो आपको ऋणात्मक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और उदासीन वाले को एक आध दो देख लेना है बस। उदासीन में कौन आएगा? H2O और कौन आएगा? NH3। ये दो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों का नाम, इन दोनों का जो प्रक्रिया है वो आना चाहिए। अब इन दोनों का नाम क्या होगा? इसका IPSC नाम कैसे बनाया जाएगा? इसमें संकुल आयन क्या होते हैं? ठीक है, ठीक ना, इसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग अपने स्तर से नोट कर लीजिए। ओके, नोट करिए। संकुल यौगिक को क्या किया गया है? दो वर्ग में बच्चों रखा गया है। एकदम ध्यान से समझिएगा,
संकुल यौगिक को कितने वर्ग में रखा गया है? 2 वर्ग में। ठीक है, नंबर 1 देखिएगा, संकुल यौगिक जो होता है इसे कितने वर्ग में रखा गया है? 2 वर्ग में। नंबर 1 क्या है? ध्यान से नहीं, संकुल यौगिक जो होता है एक होता है होमोलैक्टिक संकुल। क्या? होमोलैक्टिक संकुल और दूसरा होता है हेट्रोलैक्टिक संकुल। ठीक, क्या होता है बच्चों? संकुल यौगिक जो है वो किसमें? होमोलैक्टिक संकुल और हेट्रोलैक्टिक संकुल के नाम से जाना जाता है। एकदम ध्यान से, होमोलैक्टिक संकुल और हेट्रोलैक्टिक संकुल में अंतर क्या है ये समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जो होमोलैक्टिक संकुल होता है बच्चों, ठीक है, और जो हेट्रोलैक्टिक संकुल होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या है देखिएगा, जिन या जिस संकुल में किसमें? जिस संकुल में लिगेंड क्या होते हैं? समान होते हैं। जिस संकुल में लिगेंड समान होते हैं, जिस संकुल में लिगेंड समान होते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? होमोलैक्टिक संकुल के नाम से जाना जाता। क्लियर हो गया? होमोलैक्टिक संकुल का मतलब जिस संकुल में लिगेंड क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होमोलैक्टिक संकुल कहते हैं। राइट है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलें, तो बच्चों आप थोड़ा सा और समझिए, हेट्रोलैक्टिक संकुल क्या होता है? एकदम इसी को समझ लीजिए। क्या? जिस संकुल में क्या? जिस संकुल में क्या होता है? लिगेंड भिन्न भिन्न होते हैं। लिगेंड सीधे लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना? जिस संकुल में लिगेंड क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोलैक्टिक संकुल। क्लियर हुआ? क्या समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या? जिस संकुल में लिगेंड समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होमोलैक्टिक संकुल। और जिस संकुल में लिगेंड भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोलैक्टिक संकुल के नाम से जाना। हो गया? अब इसमें थोड़ा सा जानना है कि जिसमें लिगेंड समान है, जैसे मान लो बच्चों क्या आ गया? K4 आ गया, यहाँ पर आपको बच्चों मिल गया Fe। क्या है? फेरस। Fe क्या है? फेरस। तो समझना ये है कि जो Fe आया इसमें जो लिगेंड मान लो यहाँ पर आ गया क्या? NH3 का हेक्सा, यानी कि 6 है। हो गया? तो इसमें लिगेंड देखो कौन है? यही है। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? ये है। तो आपसे क्या बताया? जिनमें लिगेंड क्या हो? समान हो। तो देखो 6 यही है, एक ही 6 लिगेंड एक ही है ना, मतलब एक ही प्रकार का 6 लिगेंड है इसमें। तो इसे किस प्रकार का संकुल कहेंगे? होमोलैक्टिक संकुल कहते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया K, ठीक है, K4, और यहाँ पर आ गया क्या? Fe ना, और यहाँ पर आ गया Cl6। ठीक है, Cl कितना? 6। तो ये क्या है? किस प्रकार का है? होमोलैक्टिक संकुल आएगा। ठीक है, होगा। और भी अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं बच्चों तो एकदम आराम से देख सकते हैं। क्या और भी एग्जांपल है? देख लीजिए। ये हो गया Cu। क्या हो गया? Cu। और यहाँ पर बच्चों आप मान लीजिए कि Cu हो गया,
और इसमें कौन सा ले लिया जाए, अगला यौगिक NH3 ले लिया जाए, इसमें भी NH3 का हेक्सा ले लिया जाए, टेट्रा ले लिया जाए ना, क्या ले लिया जाए, हेक्सा है। तो यहाँ पर मान लो टेट्रा हो गया और ये गुरु कोष्ठक बंद हो गया, यहाँ पर हो गया SO4। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते चलो। तो ये किस प्रकार के लिगेंड के अंतर्गत आएगा या किस प्रकार के संकुल के अंतर्गत आएगा, होमोलैक्टिक संकुल के अंतर्गत आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी लिगेंड हैं वो सब देखो 4 लिगेंड है, इसमें चारों एक ही है, समान है। इसमें देखो 6 लिगेंड है, 6 एक ही है। इसमें देखो 6 लिगेंड है, 6 एक ही है। मतलब समान लिगेंड है ना, लिगेंडों की संख्या इसमें समान है ना। तो जिनमें लिगेंडों की क्या हो, लिगेंड समान होंगे तो वो क्या कहलाएगा, होमोलैक्टिक संकुल कहलाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, जिस संकुल में लिगेंड क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, इस वाले में एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा। क्या, मान लो Cr ले लिया गुरु कोष्ठक के अंदर, है ना, और यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आपने लिखा NH3 का टेट्रा और हो गया Cl2, कोष्ठक क्लोज, यहाँ पर हो गया Cl2। ठीक है, तो ये किस प्रकार का लिगेंड है, इसमें लिगेंड देख रहे हो भिन्न भिन्न है। यहाँ NH3 4 है और Cl भी है, अलग अलग हो गया। 2 प्रकार का लिगेंड इसमें है ना। इसमें लिगेंड कितने प्रकार दिख रहे हैं, 2 प्रकार के। एक तो NH3 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपका, Cl दिख रहा है। तो ये किस प्रकार के संकुल के अंतर्गत आएंगे, हेट्रोलैक्टिक संकुल के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक आध और एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, लिख लीजिए। देखिए अगला एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, CrCl2 ब्रैकेट में रख लिया जाए, ठीक है, CrCl2 और दूसरा आपका हो जाएगा H2O का टेट्रा गुरु कोष्ठक क्लोज Cl2। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये संकुल किसके अंतर्गत आएगा, हेट्रोलैक्टिक संकुल के अंतर्गत। क्या ये बातें समझ में आपको आ रही है। संकुल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन, एक होमोलैक्टिक संकुल और एक हेट्रोलैक्टिक। तो होमोलैक्टिक में क्या आएगा बाबू, जिस संकुल में लिगेंड, जैसे ये लिगेंड है समान है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, होमो। और इसमें देखो लिगेंड भिन्न भिन्न है, तो यहाँ Cl है, फिर H2O है, यहाँ पर देखो NH3 है, फिर Cl है ना। तो इस प्रकार के यानी जिस संकुल में लिगेंड क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम हेट्रोलैक्टिक संकुल के नाम से जानते। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें किसी को। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये समझते हैं कि जो उपसंयोजी यौगिक है उसमें लिगेंड कैसे व्यवस्थित होता है। ठीक है, किस प्रकार से लिगेंड व्यवस्थित होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चला जाए। चलिए, ये तो आप लोग समझ गए, होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक। अब एक एग्जांपल लेते हैं और ये हम लोग समझते हैं कि जो ये IUPAC नाम बनाया जा रहा है इसमें कौन कैसे किस तरीके से व्यवस्थित होता है। ठीक है, चला जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए, एकदम आराम से समझिए, पूरी बात आपको समझ में आएगी। मान लो बच्चों, ये गुरु कोष्ठक में हमने ले लिया PT, क्या ले लिया, PT ले लिया बच्चों, ठीक। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने ले लिया क्या, Cl, कितना ले लिया, Cl क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया, और इसको क्लोज किया, यहाँ पर लिख दिया Cl2, हो गया, ठीक। तो अब इसका अगर हमें संरचना बनाना रहेगा
तो बस ये बताओ, पहले तो ये बताओ किस प्रकार का ये संकुल है, ये किस प्रकार का संकुल है बच्चों? होमो, क्लियर है? ये किस प्रकार का संकुल है? होमोलैक्टिक संकुल है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर हम एक और तत्व ले लें, जैसे मान लो हमने CO ले लिया, क्या ले लिया? CO ले लिया। ये क्या है? गुरु कोष्ठक में रखा, CO हो गया। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया बाबू? NH3 का टेट्रा और Cl3 का ट्राइस ले लिया। और यहाँ पर क्या कर लिए? Cl2 या SO4 कुछ ले लिए, हो गया। तो ये किस प्रकार का संकुल यौगिक है? हेट्रोलैक्टिक संकुल यौगिक। क्लियर हो रहा है बाबू? अब हमें समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। क्या समझना है? अब ध्यान दें, ये आपका गुरु कोष्ठक है। कौन कोष्ठक है? गुरु कोष्ठक है। ये क्या है बाबू? पीटी। क्या है? पीटी। ध्यान देना, केंद्रीय परमाणु है। इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। समझिएगा, ये Cl कितना है? 4। इधर से हो गया। यहाँ पर हमने लिख लिया Cl, 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 हो गया। और यहाँ पर ये Cl2 दर्शा दिए क्योंकि Cl2 बाहर है, बाहर लिख दिए, हो गया। अब यहाँ इसको समझते हैं ना, इसको देखा जाए बच्चों तो इसी तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से गुरु कोष्ठक के अंदर इसी में इसको भी ले लेंगे। ये आपका सेंटर में क्या हो गया? केंद्रीय माने सेंटर है ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया है। ये देखिए NH3 कितना है? तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है ना बच्चों, इस तरह समझिए, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? ऐसे भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्या है? Cl3 भी है ना। 6 है कुल टोटल, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, मान लो बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया एक Cl, यहाँ पर ले लिया एक Cl, यहाँ पर ले लिया एक Cl, हो गया। यहाँ पर ले लिया NH3, यहाँ पर ले लिया NH3, यहाँ पर ले लिया NH3, हो गया। और Cl2 बाहर है, Cl2 बाहर लिख दिया। समझ पा रहे हो? इसको बस फोकस करो, थोड़ा सा समझो, इसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या है बाबू? संकुल यौगिक की संरचना है। क्या है? संकुल यौगिक की संरचना है। ये इसकी संरचना हो गई और ये इसकी संरचना हो गई। समझ पा रहे हो? ये किसकी है? इसकी संरचना। और ये किसकी है? इसकी संरचना। ये इसकी संरचना। क्लियर हो पा रहा है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बस ऐसा ही आपको धीरे धीरे सभी बातों को समझते जाना है और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और आता है, ठीक है? देखो, एक चीज क्या है? एक चीज हमें समझना है, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस, ठीक है? ध्यान से समझो, सिस एंड ट्रांस। तो सिस संरचना क्या होगी, ट्रांस संरचना क्या होगी, ठीक है? ये सारी चीजें हमको पढ़ने हैं कि सिस संरचना कौन होती है और ट्रांस संरचना कौन होती है। अब एकदम यहाँ ध्यान से खाली सुन लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको ये सब रखने की जरूरत नहीं होगी। सिस संरचना वह संरचना होती है जिसमें जो लिगेंड है पास पास होते हैं। ऐसे बगल में देखो, ऐसे बगल में है ना, देखो इधर, ये एक तरफ सब Cl है, सब एक तरफ है, ठीक, पास पास है, तो इनको हम क्या कहेंगे? सिस संरचना। कौन सी संरचना? सिस संरचना कहेंगे। अगर यही इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसी संरचना को हम क्या कर दें? बदल दें। कैसे कर दें? देखो, यहाँ पर मान लीजिए NH3 है और यहाँ पर भी हो गया NH3, हो गया। समझिए, यहाँ पर बच्चों Cl है, यहाँ भी हो गया Cl, राइट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों? ये मान लीजिए हमने क्या कर दिया? Cl ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? NH3 ले लिया।
जब ये सामने सामने बनेगा, आमने सामने जब एक ही परमाणु रहेगा, ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु जब बच्चों क्या हो, आमने सामने हो जाए, तो ऐसी संरचना को हम कौन सी संरचना कहते हैं, ट्रांस संरचना। क्लियर? देखो ये NH3 के सामने NH3 है, Cl के सामने Cl है, तो ये कौन सी संरचना होगी, ट्रांस संरचना। कौन सी संरचना बच्चों, ट्रांस संरचना। बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन है? इतनी चीजें आप आज नोट कर लो प्यारे बच्चों। अगली बात आगे बताएंगे आपको कैसे शीर्ष संरचना का निर्माण होगा, कैसे ट्रांस संरचना का निर्माण होगा, ये सारी चीजें आगे आपको समझाया जाएगा और इसका नामकरण कैसे करना है, सारी बातें बताई जाएगी। ओके बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए।